हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का पेपर KVPY 2020 जो कि SA सेगमेंट के लिए था और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स जनरली इसे देते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है टोटल, एंड सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में है एंड पार्ट 2 में केवल 2 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 का पोर्शन है। पार्ट 1 में ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 31 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है गिवन फिनॉल्स के लिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी ग्रुप की इंक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, -M या -I ग्रुप हो, उसकी प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, यहां ऑप्शन गिवन है, नाइट्रो भी है, मिथॉक्सी ग्रुप भी है। सेकंड में देखिए, मिथॉक्सी ग्रुप जो कि पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप +M ग्रुप होता है और +M ग्रुप की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। यही एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मींस +M+I या हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई ग्रुप हो तो उनकी प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहां तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, +M ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्ग -M और -I इफेक्ट रखता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो नाइट्रो जब पैरा पोजीशन पे होगा तो इसका -M इफेक्ट बहुत इफेक्टिव होगा। ऑर्थो पोजीशन पर -M इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जब मेटा पोजीशन पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा केवल और केवल अपनी नाइट्रो के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। तो मेटा पोजीशन पर इसका M इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ओनली -I इफेक्ट ही यहां इफेक्टिव होगा। M इफेक्ट मींस रेजोनेंस इफेक्ट I इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रो के लिए जो -M इफेक्ट होगा उसके I इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो मींस एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए यहां, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर होगा फोर्थ का, क्योंकि इसने भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाई है। सेकंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज की है, तो फर्स्ट पहले आना चाहिए और उसके बाद में सेकंड आना चाहिए। ये ऑर्डर इसका होना चाहिए। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 और आंसर इसका होगा C। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है। अमंग द फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर गिवन है और पूछा गया है द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कंपाउंड शो करेंगे जिनमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। और वैसे तो डेफिनेशन में अगर मैं जाऊं तो डेफिनेशन तो ये है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की कि वो कंपाउंड अपने मिरर इमेज स्ट्रक्चर पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए।
बट इसको सिंपल वे में इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी उसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपने मिरर इमेज स्ट्रक्चर पर ओवरलैप हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां गिवन है, H है अपोजिट साइड, चलो इन H को नहीं बनाते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा। इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। आप मॉलिक्यूल का सेंटर देखिए, इस सेंटर में कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट साइड है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट साइड है, यहां से बिल्कुल अपोजिट साइड में देखिए, यहां से यहां तक का जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और इस सेंट्रल पॉइंट से कार्बोक्सिलिक एसिड के अपोजिट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे यार एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपोजिट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां भी फिनाइल के अपोजिट साइड में फिनाइल है, और इस फिनाइल के अपोजिट साइड में फिनाइल है। कहने का मतलब यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, ये बड़ा कर देता हूं। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर में भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, किसी भी साइड से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS लिखा है मैंने इसे, एंड नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों ही सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव, जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये मिटेगा भी नहीं, अब ऑप्टिकल इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, इनएक्टिव। थर्ड स्ट्रक्चर देखें, थर्ड स्ट्रक्चर क्यूमुलिन टाइप स्ट्रक्चर है, और क्यूमुलिन टाइप की स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर गिवन है इसमें प्लेन से ऊपर की ओर तो शो किया गया है मिथाइल क्लोरीन, और डॉटेड लाइन पर बैक साइड में मिथाइल शो किया गया है, और यहां प्लेन में H और H है, ठीक है। आप इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें दोनों ही नहीं थी, बट यहां है। किस तरीके से, अगर इस मॉलिक्यूल को बोर्ड के प्लेन में इस तरह से कट किया जाए तो ये क्लोरीन प्लेन से ऊपर की ओर निकलेगा और वो मिथाइल प्लेन से नीचे की ओर होगा, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। बट इस कंपाउंड को यूं कट किया जाए बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्लोरीन कार्बन 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 और बैक साइड वाला मिथाइल ये प्लेन में आ जाएगा, और H और H एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इस कारण से प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, और इसी कारण ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड फोर्थ में 2 कायरल कार्बन्स हैं, और ये डिफरेंट एंड वाला कंपाउंड है, ऊपर की ओर कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे की ओर डिफरेंट ग्रुप है। तो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और वो डिफरेंट एंड कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो वो भी हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट फिफ्थ कंपाउंड में केवल एक कायरल कार्बन है, ओनली 1 कायरल कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कायरल कार्बन हो तो उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव था।
सेकंड कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं थी, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, फर्स्ट वाला इनएक्टिव था। सेकंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव है। थर्ड में 2 कायरल कार्बन्स हैं, डिफरेंट एंड कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड फिफ्थ में, ये फोर्थ ऑप्टिकली एक्टिव है, फिफ्थ में एक ही कायरल कार्बन है, इसलिए वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव होगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ए ऑप्शन है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। अ मॉलिक्यूल विच हैज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स, बस इतना सा पहचानना है। ए ऑप्शन, कंपाउंड का नेम गिवन है 2,3,5 ट्राइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन ये हो गया पेंटेन, जिसकी 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर एंड 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहां देखिए प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन मींस जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो वो प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए टर्शरी कार्बन है, ये भी टर्शरी कार्बन है और ये भी टर्शरी कार्बन है। इसमें कोई सेकेंडरी कार्बन नहीं है, इसलिए आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में पूछा है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बी ऑप्शन देखिए, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, केवल सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि हर कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो आंसर बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में गिवन है 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन पर 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, ये इनकरेक्ट नेम है, ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अगर 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा भी दें, तो अगर यहां मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसका सही नेम होना चाहिए 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये इसका रॉन्ग नेम है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। बचा डी ऑप्शन, यही आंसर होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। डी कंपाउंड में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन गिवन है, ये रहा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल मतलब 1 पोजीशन पर ही होगा, इसमें प्राइमरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है, रिमेनिंग कार्बन्स आर सेकेंडरी कार्बन्स। तो डी ऑप्शन में तीनों ही तरह के कार्बन एटम्स हैं, इसलिए आंसर यहां डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से वो कंपाउंड सेपरेट किए जा सकते हैं, प्योरीफाई किए जा सकते हैं जो कि वाटर में इमिसिबल हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, सेकंड कंडीशन है वो कंपाउंड वॉलेटाइल होना चाहिए, स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए, वॉलेटाइल इन स्टीम। नेक्स्ट कंडीशन है उसका वेपर प्रेशर जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, है ना, हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए। हाई वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इन सभी कंडीशन को ध्यान से देखें तो देखो एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, वाटर में सॉल्युबल होता है। एसीटोन सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, हालांकि वाटर के साथ H बॉन्डिंग भी थोड़ा बहुत कर सकता है, तो इसमें ये आंसर तो नहीं हो सकता, इमिसिबल होना चाहिए ना वाटर में। एनिलीन, एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है और एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक रिंग होती है, हाइड्रोकार्बन रिंग वाली रिंग है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है। हालांकि ये पार्शियली सॉल्युबल है, थोड़ा हीट करें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जनरली ये इमिसिबल ही होता है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। ग्लूकोज एंड इथेनॉल दोनों के दोनों हाईली सॉल्युबल
हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये भी वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। बेस्ट आंसर इसमें आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, इन कंपाउंड्स को दिया गया है कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखिए एसिडिक नेचर हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि H+ रिलीज होने के बाद में किसी भी स्पीशीज में से H+ अगर रिलीज होगा तो जो कॉन्जुगेट एनायन बनेगा वो हाईली स्टेबल बनना चाहिए। तो यहां वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है बी आंसर होना चाहिए। अगर ए ऑप्शन में से H+ रिलीज कर दिया गया तो एनायन बनेगा जो कि एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है, और ये H+ को रिलीज करें तो ऐसा होगा, बट ये H+ को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये एसिडिक ही नहीं है। बी ऑप्शन में अगर इस पोजीशन से H+ को रिलीज किया गया, निकाल दिया गया, तो एक स्टेबल, हाईली स्टेबल एनायन बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है, हाईली स्टेबल सिस्टम है, हाईली स्टेबल। इस कारण से ये H+ को रिलीज कर सकता है और ये बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर H+ निकल भी गया तो एनायन कोई हाईली स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये इतना स्टेबल भी नहीं है, और डी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट ऑप्शन केवल बी होगा। इनमें किसी का भी एनायन अगर बन गया तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो बी ही आएगा। इन एनायंस में से कोई भी एनायन इतना स्टेबल नहीं है जितना कि बी का एनायन है, इसलिए आंसर होगा यहां बी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार है। चलिए हम फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट लेते हैं KVPY का, KVPY SA 11th क्लास 2020। फाइन, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है पार्ट 1 का, 1 मार्क +1 -0.25 मार्क्स। क्या क्वेश्चन? अ क्लोज 10 लीटर वेसल कंटेन्स 1 लीटर वाटर गैस, जिसमें से 1:1 रेशियो में CO एंड H2 है। तो एक तरीके से अगर आउट ऑफ 10 लीटर की बात करें तो 10 लीटर में 0.5 लीटर हो गया CO, 0.5 लीटर हो गया H2 एंड ठीक है 9 × 0.2 लीटर हो गया O2 एंड 9 × 0.8 लीटर हो गया N2 गैस, राइट। क्या कहा क्वेश्चन ने? STP पर हैं। द कंटेंट ऑफ द वेसल आर इग्नाइटेड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी गिवन बाई CO ओनली। केवल CO ही है जो CO2 दे सकता है। तो देख लो कितने मोल CO के हैं, उतने ही मोल्स CO2 के भी मिलेंगे। तो CO के लिए अप्लाई करो PV = nRT। तो प्रेशर इज व्हाट 1 STP पर इंटू वॉल्यूम 0.5 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO वी कैन फाइंड आउट इंटू R। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन चलता है। 1/12 इंटू कितना, हाउ मच 273। हालांकि इसका प्रोडक्ट 22.7 ले लेते हैं तो मोल्स ऑफ CO कम्स आउट टू बी 0.5/22.7, इतने मोल। यही मोल CO2 के भी होंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO 0.5/22.7। तब ये सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये वैल्यू आ जाती है 1/50 ये आ जाएगा दिस वैल्यू। तो बी इज द आंसर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 0.022। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही तो फायदा है कि एलिमिनेशन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करो तो भी आंसर आपका सही आएगा। सो नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल सवाल नहीं है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस ही हैं, पेपर आसान आया है। देखो इधर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये भी पार्ट 1 का है। द सर्टेन मेटल हैज द वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज रेडिएटेड फर्स्ट विद 1 वाट, दिस इज द पावर दिस में एंड 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर मीन्स व्हाट इज द वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू 12,400/4000 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो वैल्यू देखेंगे तो कितना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो
वेवलेंथ है या एनर्जी है, एनर्जी लो इसको, दिस इज एनर्जी E, सो दिस इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब इट विल इमिट फोटॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। नाउ 1 watt ऑफ 800 नैनोमीटर इज लेटर सप्लाइड, तो E1 E2 कितना 12,400 अपॉन 8,000, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है इसकी, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इवन हाफ ऑफ दिस, तो कितना 3.1 का, तो लेस देन 2, 2 से डिवाइड करो 2, नियरली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज लेस देन 5। नो, दिस विल नॉट eject फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेगा, तो केवल पहली वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी। तो जरा ऑप्शन देखना, बोथ कलर्स ऑफ द लाइट गिव द राइज टू द सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो। 400 नैनोमीटर लाइट गिव्स राइज टू द लेसर, बिल्कुल नहीं। 400 नैनोमीटर लाइट लीड्स टू द मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यस, दिस इज द आंसर। अच्छा, बी वाला क्यों नहीं और डी वाला भी नहीं? आंसर इज सी, 400 नैनोमीटर लाइट गिव्स राइज टू द लेस एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स देन 800 वाला तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इज सी। Easy question again. Coming to the next one. Look here. This is the question again for 1 mark. Among the following, the correct statement about the chemical equilibrium is. Chemical equilibrium की characteristic के ऊपर बात कर रहे हैं. Equilibrium constant is independent of temperature. No. Equilibrium constant tells us how fast. नहीं, fast और slow reaction तो chemical kinetics decide करता है. Equilibrium is all about thermodynamics and it does not tell about the rate of the reaction. ये भी नहीं. At equilibrium the forward and backward reaction stop नहीं होती. Dynamic equilibrium होता है, both the reactions move with the same speed. Equilibrium constant is independent of whether you start the reaction. Yes, this is the characteristic of equilibrium. तो chemical equilibrium या equilibrium constant इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट्स लेकर के रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचाया है या प्रोडक्ट्स भर करके डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर यू रीच टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो द आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है, गुड क्वेश्चन। तो आंसर इज डी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इससे आसान तो और क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन वेलोसिटी, तो UMP जो है वो क्या होती है, रूट 2RT अपॉन एम। U एवरेज इज नथिंग बट 8RT अपॉन पाई एम एंड U VRMS या URMS या RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT अपॉन एम। So these are the values. तो ऑर्डर क्या हो गया, URMS is greater than U average is greater than UMP, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो पीक को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा ऑप्शन, UMP पीक पर, यस, दिस इज द वन। UMP, U average, URMS, yes, D is the right answer. Easiest question of the paper. Coming to the next one. Again आसान क्वेश्चन। कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 एंड 4s1, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, तो M भी 0 होगा। S कुछ भी हो सकता है, +½ और -½ एनीथिंग कुड बी ऑल राइट। तो विच ऑप्शन, n इज इक्वल टू 4 वाले 2 ऑप्शन, L इज इक्वल टू 0, बस C इज द राइट आंसर। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन है, यहां से 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेगेटिव करोगे, गलत करोगे तो उसमें ½ मार्क्स कटेगा। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन X
विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। C4H6 सबसे पहले अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो सबसे आसानी से तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बेसिस पे कुछ आइडिया लगता है कंपाउंड का। तो C4H6 का कंपैरिजन करो किसी एल्केन से, 4 कार्बन वाले एल्केन से। अगर 4 कार्बन वाला एल्केन होगा तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होंगे, तो C4H10 होना चाहिए, और C4H10 से इसमें 4 हाइड्रोजन्स कम हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें होना चाहिए 2। ठीक है, वैसे नीचे जो X है मुझे सभी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, सभी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो इसके बेसिस पे कोई आइडिया नहीं लगा। नेक्स्ट कहता है कि डीकलराइज किया गया है ब्रोमीन वाटर को। ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई एल्कीन देता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग एल्काइन देगा, या फिनॉल भी दे सकता है, या एनिलीन भी दे सकता है। एरोमेटिक करना चाहिए मुझे, एरोमेटिक रिंग से अगर OH बॉन्डेड है तो ये भी दे सकता है, और एरोमेटिक रिंग से NH2 बॉन्डेड है, मींस एनिलीन और फिनॉल की बात करें तो ये कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन है तो फिनॉल तो नहीं है, एनिलीन तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है एंड फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद Ag नाइट्रेट सॉल्यूशन, इथेनॉलिक Ag नाइट्रेट सॉल्यूशन। श्योरली ये टर्मिनल एल्काइन है। अगर किसी टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन, टर्मिनल एल्काइन का मतलब हुआ कॉर्नर पर हाइड्रोजन होना चाहिए, इस sp कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन की गई है सिल्वर आयन के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर सॉल्ट में, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, और टर्मिनल एल्काइन यहां बस इतना पढ़ने से ही क्वेश्चन हो गया, आंसर डी होगा श्योरली, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यही इतना स्टेटमेंट देने से ही क्वेश्चन हो गया है। फिर भाई कर लेते हैं आगे। ट्रीटमेंट ऑफ X विद HgCl इन एक्वस H2SO4 प्रोड्यूस अ कंपाउंड विच gives a yellow PPT when with treated with iodine and base। आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन किया गया है तो ऐसा कंपाउंड बना, और ये बनेगा अगर इस डी ऑप्शन को ठीक है, इस कंपाउंड में Hg प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन किया गया है, और H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉफ एडिशन से ये कंपाउंड बनेगा, इनॉल फॉर्म के थ्रू बनेगा, और ये बहुत इजीली आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहां बनेगा CHI3 जो कि एक येलो कलर का पीपीटी है, तो आंसर हो गया इसमें डी। नेक्स्ट कंपाउंड गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मास गिवन है 0.102 ग्राम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको ऑक्सीडाइज किया गया नाइट्रिक एसिड से। पहले तो इसमें नाइट्रिक एसिड यूज किया गया है, और उसके बाद में रिजल्टिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन किए गए एक्सेस ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड से। तो ऐसा करने पर बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन हुई है, ऐसा करने पर बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना जिसका वेट है 0.233 ग्राम्स। इतना वॉल्यूम पीपीटी बना है, इतना ग्राम पीपीटी बना है। आइडेंटिफाई कंपाउंड X। देखिए इस कंपाउंड में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सल्फर कितने हैं, तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं।
सिंपल POAC का यूज कर सकते हैं इसमें। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट निकालें, तो ये मॉलिक्यूलर वेट, बेरियम का मॉलिक्यूलर वेट दिया, एटॉमिक वेट दिया 137 और सल्फर 32 और 64 हो गया ऑक्सीजन का, तो 233 आता है, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो 233 आता है, मतलब मोल्स ऑफ, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का निकालना है। अगर कंपाउंड के वेट से इस कंपाउंड X के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करें तो मोल्स ऑफ कंपाउंड X आएगा। मान लेते हैं कि उस कंपाउंड S में, उस कंपाउंड में सल्फर एक ही है, क्योंकि सल्फेट तो यहीं बना है ना, सल्फर तो आया कहां से होगा, इस कंपाउंड से आया होगा। ये बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन में तो सल्फर ही नहीं है, या तो कंपाउंड में 2 सल्फर होंगे या 1 सल्फर होगा। तो अभी मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि कंपाउंड में 1 ही सल्फर है, ठीक है। अगर ये मोल्स हुआ कंपाउंड X का, तो और उसमें एक ही सल्फर है, तो सल्फर का मोल्स भी उतना ही हुआ, तो ये मोल्स ऑफ सल्फर हुआ विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का मोल कितना है 0.233 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये वैल्यू आनी चाहिए 0.2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 0.233 डिवाइड बाय 233, तो ये हो गया 10 की पावर -3 हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, बहुत आसान सा हो गया। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया जाए तो कितना हो गया, डिवाइड बाय 10 पावर -3 मीन्स हो गया 102। बस अब इतना आइडेंटिफाई करें, अगर सल्फर 1 है तो 128 होना चाहिए, अगर सल्फर 2 है तो 204 मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। बस कैलकुलेशन करना है कितना मॉलिक्यूलर वेट इसमें आ रहा है। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट 2 सल्फर का हो गया 64 और 4 CH2 ग्रुप है, एक CH2 का कितना होगा 14 होगा, 14 20 56 इसका हो गया, मीन्स हो गया कितना 0 और 120। तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 सल्फर है तो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 204, तो ये तो नहीं है। बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन भी देख लीजिए, सी ऑप्शन में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन्स हैं, 1 सल्फर है, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, बहुत इजी सा है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना तो नहीं दिखाई दे रहा इसमें, 80 आएगा, मैंने कैलकुलेशन किया था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट 102 है, जो कि बिल्कुल सही बैठता है इसके लिए, तो आंसर होना चाहिए डी। इसका आंसर होगा डी। ओके, अब फिजिकल के क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल इज, पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। AlCl3 डाइपोल मोमेंट 0, क्यों, कोई लोन पेयर नहीं है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ भी म्यू इज इक्वल टू 0, टेट्राहेड्रल, यहाँ भी जैसे SeCl6 ये स्ट्रक्चर है, म्यू इज इक्वल टू 0। ये है आर्सेनिक, आर्सेनिक के ऊपर एक लोन पेयर है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो लोन पेयर होने की वजह से इट हैज डाइपोल मोमेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही पोलर है, तो आंसर इज डी। इजी क्वेश्चन अगेन, तो आंसर इज डी। गॉट इट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। या द कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ द CaCl2, BaCl2, SrCl2, अगेन इजी क्वेश्चन, फजान्स रूल। एनायन तो सब में सेम है, तो कैटायन जितना छोटा होगा तो साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी ग्रेटर। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सबसे छोटा कौन, मैग्नीशियम 2 प्लस स्मॉलेस्ट, तो मैग्नीशियम 2 प्लस सबसे, तो ए और बी ऑप्शन में, फिर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, बी इज द राइट आंसर। ये पेपर ऐसा था, इसमें एक भी शायद क्वेश्चन आपका हो सकता है गलत ना हुआ हो, जिन बच्चों ने अच्छे से यूं मान लो कि जो लेवल होता है ना KVPY का, चाहे वो ऐसे हो या SX हो,
वो जेई मेन के लेवल से 2-4-5% कम ही मान लो। आसान होता है पेपर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये तो मुझे डेटा भी याद है, ये डेटा मुझे एनसीईआरटी में दिख जाते हैं। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, उसमें साफ मेंशन है। जैसे 100.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो रॉन्ग हो गया। 1.00 in 10 to the power 2 has 4 significant figures, no it has got 3 significant figures। 2.005 has 4 significant figures, हाँ this is correct, it has 4 significant figures। 0.0025 has 4 significant figures, no only ये दो, it has 2 significant figures। बच्चों चाहे जेईई मेन हो, इवन कई बार एडवांस्ड हो या केवीपीवाई हो, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ये फोकस करते हैं और बच्चे कई बार इसे इग्नोर करके चलते हैं, सोचते हैं इसे बाद में पढ़ लेंगे। बाद अब कब आएगा, पढ़ा के निपटाओ। ये सब चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, यू हैव टू डू इट, सो कम ऑन डू इट। इसको लिखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सवाल। अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये दिया हुआ है। ए बी एंड सी डी आर आइसोथर्मल, तो ए बी और सी डी आइसोथर्मल है और बी सी एंड डी ए एडियाबैटिक है। ये कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल इज अ थियोरेटिकल साइकिल ऑन विच द पावर प्लांट्स एक्चुअली वर्क। कोई भी थर्मल पावर प्लांट है वो जनरली इसी कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। तो कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम देखोगे तो ए बी आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब ए बी वाला हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल तो हैं, चलो ठीक है, और सी डी भी हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। अच्छा एडियाबैटिक के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए याद रखो, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0। ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और क्यू रिवर्सिबल 0 है तो एंट्रोपी चेंज इज 0 फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एंट्रोपी 0 इसका मतलब एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये ग्राफ में एंट्रोपी चेंज हो रही है, नहीं हो सकता, इन दोनों में ही होगा। अब जरा ध्यान दो, ए बी ये हायर टेम्परेचर का प्रोसेस है, तो ए बी हायर टेम्परेचर वाला, तो ए इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, सी में ए बी नीचे कर दिया इन्होंने। गुड क्वेश्चन। हालांकि हम क्लास में इस बात को पढ़ाते भी हैं, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स अगर देखेंगे यूट्यूब पर, मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर मैंने कार्नोट साइकिल पढ़ाया हुआ है और कार्नोट साइकिल को हम किस तरीके से टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं आई हैव टोल्ड, एंड द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। जब ये एग्जाम हुआ तो मुझे बच्चों ने कहा अभी सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ाया हो। कहाँ से होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ाया गया हो तो सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। आपका कॉन्फिडेंस रखें और करें। अच्छा क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाँ 45, ये भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू सोडियम के लिए है, ये रही। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम, सोडियम के नीचे रखा हुआ है पोटेशियम, रुबिडियम और ये लिथियम। पोटेशियम तो और कम होगा, तो 5.14 से भी छोटी वैल्यू कौन सी है, एकमात्र वैल्यू सी। आंसर सी हो गया। एलिमिनेशन अप्रोच, आपको पता है पोटेशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सोडियम से कम होनी है और एक ही ऑप्शन है जो सोडियम से कम है, सो वुड बी द आंसर। इजी क्वेश्चन अगेन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन दिस, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 2 के हैं, +2 मार्क्स एंड -0.5 मार्क्स। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस, दी हुई इतनी, ठीक है। Assuming ideal solution behavior, the energy required in joule to heat 10 gram of the 1 mole of its aqueous solution। हाँ ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से एकमात्र ये कुछ ढंग का क्वेश्चन मुझे दिखा है जिसमें बच्चों को थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी थी। तो हाउ मच ऑफ द टोटल हीट इज नीडेड। अब जरा सब्सटेंस को देखो, 1 मोलल का मतलब 1 kg, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज देयर, 10 ग्राम सब्सटेंस। तो फिर नहीं, 1 मोल सब्सटेंस, तो फिर 10 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 10 ग्राम में 1/1000 इंटू 10.01 मोल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ
कि 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर टोटल हीट किस किसने हीट एब्जॉर्ब की होगी, Q बाई सब्सटेंस प्लस Q बाई वाटर। और Q क्या होता है, Q का जनरल फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T। M is the mass of the substance, S is the specific heat into delta T टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर फॉल जो भी होगा। तो हीट यहाँ पर टेम्परेचर राइज होना है 300 to 310, तो Q substance how much of the mass 0.01 मोल into molar mass is given 58 into ये तो हो गया मास into स्पेसिफिक हीट 0.86 into डेल्टा टी 10, डेल्टा टी की वैल्यू 10 है प्लस वाटर का मास कितना, टोटल 10 ग्राम है और 10 ग्राम में से ये मास है सब्सटेंस का तो 0.58 घटा दो, ये है मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट 4.2 इनटू टेम्परेचर 10। जरा अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 से 0.1 हो गया 5.8 इंटू 0.86 प्लस ये लगभग 9 कितना हो गया 42 ग्राम इंटू 42, ये लगभग 400 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो 6 8 48 लगभग 5 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे, अच्छा खासा डिफरेंस है, वैसे क्लोज हैं वैल्यूज़ फिर भी देख लेंगे। और ये 40 ही मान लो और ये लगभग ऐसे आ जाएगा 396 के आसपास, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 401 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। 401 वाली वैल्यू कौन सी, ए इज द राइट आंसर, सो दिस इज जूल। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया इन्होंने, इट्स ए गुड क्वेश्चन, गुड टू रिवाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, गुड क्वेश्चन, गुड टू रिवाइज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइक दैट यू हैव टू डू। Coming to the next question, strength of the H2O2 solution is labeled as 1.79 normal. Its strength can be expressed as closest to। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है H2O2 के लिए, फॉर H2O2 मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन कितना लेते हो 11.2। वैसे तो 11.2 नहीं लेना चाहिए, 22.4 वॉल्यूम लेकर के 11.2, वैसे 22.7 होता है, बट चलो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ क्या मान लिया हमने, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन 22.4 लीटर पर मोल, हमने ये मान लिया। वैसे एक्चुअल में होता कितना है 22.7 लीटर पर मोल होता है। नई एसटीपी की डेफिनेशन पर द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टेकन 22.7, बट अच्छा खासा डिफरेंस है, आंसर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलो 11.2 ले लो, तो एक तरीके से नॉर्मेलिटी, अच्छा मोलैरिटी कितनी होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, वी टेक 2, तो मोलैरिटी वी कैन फाइंड आउट ऑफ H2O2, नॉर्मेलिटी 1.79, नहीं मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, जरा सही करो इसको, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी की वैल्यू नॉर्मेलिटी 1.79 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2 होता है 2 फॉर H2O2। H2O2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करे तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला वैलेंसी फैक्टर लेते हैं H2O2 का, नहीं जब तक कुछ कहा ना जाए वी शुड नॉट टेक द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 एज 1, तो हमें 2 ही लेना होता है, कुछ ना कहा जाए। हालांकि क्वेश्चन को मेंशन करना चाहिए बट नहीं मेंशन किया है तो वी हैव टू टेक द वैलेंसी फैक्टर 2, तो यहां से 2 अगर ले लिया तो फिर क्या होगा जरा देखें, तो 1.79 अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। जरा सॉल्व करो यहाँ से, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी 2.8 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इंटू 11.2, 1188 8.89 समथिंग, 2 9 दूनी 18 9, लगभग 10 वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम कौन सा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। फिर सुन लो मैं क्या बात बोल रहा हूं, यहां पर हमने वैलेंसी फैक्टर यहां 2 लिया है क्योंकि whenever H2O2 reacts with any oxidizing agent or any reducing agent, its valency factor is 2। हाँ लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 1 है, बट क्वेश्चन हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू टेक वैलेंसी फैक्टर
विद रेस्पेक्ट टू द डिस्प्रपोर्शनेशन। कहाँ नहीं है तो फिर तो हम जनरल लेंगे क्या, वैलेंसी फैक्टर 2, एंड अकॉर्डिंगली द आंसर इज 10 वॉल्यूम। ये भी अच्छा सवाल है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द आइसोथर्म्स ऑफ द गैस आर शोन बिलो। प्रेशर वस, ये क्रिटिकल टेम्परेचर TC को रिप्रेजेंट करता है और ये T1 टेम्परेचर इज मोर देन TC, सो नो लिक्विफैक्शन विल अकर। रीड द स्टेटमेंट। हमें करेक्ट बताने हैं, थोड़ा देखना। एट T1 द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बिल्कुल सही है। व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एट पॉइंट बी लिक्विड स्टार्ट्स टू अपीयर एट T2, हाँ बिल्कुल सही है। TC इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड, यस ये तो डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की। एट पॉइंट A a small increase in the pressure condenses the whole system to the liquid, बिल्कुल A पर पूरा लिक्विड बन जाएगा। चारों ही तो सही हैं, तो फिर कौन सा, D is the right answer। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D। So like that you had to do। I think it's over। So guys ये थे 2020 KVPY essay 11th क्लास के वीडियो सॉल्यूशंस। That's it for now।